Yeah, very good evening all. Very good evening to all. वेरी गुड इवनिंग भाई सभी लोगों को. वेरी गुड इवनिंग. या खुशी, वेरी गुड इवनिंग. So shall we start? या नैना गुड इवनिंग. So shall we start ना? हाँ, तो कल हम लोग, या राशि वेरी गुड इवनिंग. सो कल हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे? कल हम लोगों ने स्कोरिंग मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था. ठीक है. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, अब स्टार्ट हम अपने डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं. तो कल हमने बात करी थी स्कोरिंग मैट्रिक्स पे. नाउ आज हम लोग बात करेंगे ब्लास्ट और फास्टा एल्गोरिदम पे बात करेंगे. ठीक है. दीपांजन वेरी गुड इवनिंग भाई. तो फास्ट और ब्लास्ट बेसिकली क्या है, इनका यूज क्या है? सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि हमें क्यों पढ़ रहे हैं हम फास्ट और ब्लास्ट. ठीक है. तो हमने बोला था कि हमारे पास अगर मान लो कोई क्वेरी है. ठीक है. क्वेरी जो है वो क्या हो सकती है? कोई भी अमाइनो एसिड सीक्वेंस हो सकता है या फिर कोई न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हो सकता है. ठीक है. तो अगर हमारी जो क्वेरी है, क्वेरी को हम क्या कर सकते हैं? अपने क्वेरी को हम किससे कंपेयर कराना चाहते हैं? अपने डेटाबेस से कराना चाहते हैं. ठीक है. ठीक है. अपने डेटाबेस में क्या कराना चाहते हैं? हम मैच कराना चाहते हैं डेटाबेस के साथ जो भी हमारा क्वेरी सीक्वेंस हो. ठीक है. नाउ इस क्वेरी सीक्वेंस को इस डेटाबेस के सीक्वेंस के साथ कंपेयर कराने के लिए जो एल्गोरिदम्स हैं या जो टूल्स हैं, दैट सो कॉल्ड, दे आर कॉल्ड एज फास्टा एंड ब्लास्ट एल्गोरिदम्स. ठीक है. तो ये फास्टा और ब्लास्ट एल्गोरिदम जो है वो बेसिकली हमें किस में हेल्प करवा रही हैं? हमारे क्वेरी सीक्वेंस को डेटाबेस के साथ कंपेयर करवाने के काम आ रही है. जैसा कि कल हमने पढ़ा था, क्या पेयर वाइज अलाइनमेंट हमने पढ़ा था. पेयर वाइज अलाइनमेंट जो है, तो ये पेयर वाइज अलाइनमेंट बेसिकली जो है कौन करवाता है? ठीक है. सो ये करवाते हैं कौन? फास्ट और ब्लास्ट करवाते हैं. ठीक है. नाउ अब समझते हैं कि हमारे फास्ट और ब्लास्ट, मैंने जैसे कि आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि एक मेथड है पेयर वाइज अलाइनमेंट का, वो नाम है जिसका के ट्रिपल मेथड नाम है जिसका. ठीक है. तो के ट्रिपल मेथड मैंने बताया था कहाँ कहाँ काम कर. के ट्रिपल मेथड जो है वो बेसिकली फास्टा हो चाहे ब्लास्ट हो. ठीक है. दोनों ही किस पे वर्क करते हैं? इस के ट्रिपल मेथड पे वर्क करते हैं. ठीक है. और मैंने बोला था कि के ट्रिपल मेथड में इस के वर्ड का मतलब क्या होता है? क्लस्टरिंग होता है इसका मतलब. ठीक है. ठीक है. यानी कि हम वर्ड का एक क्लस्टर बना लें, यानी कि जो भी हमारे पास क्वेरी सीक्वेंस हो उसका हम क्या करें? एक वर्ड का क्लस्टर बना लें. देखो कुछ इस तरीके से मैं दिखाता हूं. ठीक है. लास्ट टाइम पे हमने नहीं दिखाया था, आज मैं दिखा रहा हूं कि किस तरीके से. ये देखो जरा, ये है बेसिक ब्लास्ट का फुल फॉर्म क्या है पहले तो याद होना चाहिए, बेसिक लोकल सर्च अलाइनमेंट टूल. ठीक है. तो ब्लास्ट में बेसिकली ये हमारे पास क्वेरी सीक्वेंस है, ये हमारा क्या है? डेटाबेस सीक्वेंस है. ठीक है. तो क्वेरी सीक्वेंस में जैसे हमने यहाँ पे मैंने बोला था कि जब क्वेरी सीक्वेंस जो होगा, के ट्यूपल क्या करता है कि हम छोटे छोटे वर्ड्स में, जैसे हमने लेट से कि हमने ट्यूपल डिफाइन किया, कितना ट्यूपल की विंडो डिफाइन करी. अगर लेट से हम ये कहते हैं कि हमने के ट्यूपल की जो विंडो डिफाइन करी वो कितनी? 2 वर्ड्स की करी. ठीक है. 2 वर्ड्स की विंडो डिफाइन करी. तो लेट यहाँ पे देखो जरा ध्यान से कि ये हमारा सीक्वेंस था, इसको सीक्वेंस को हमने क्या किया? छोटे छोटे 2 वर्ड्स में इसको तोड़ दिया. ठीक है. और इन छोटे छोटे वर्ड्स को जब हमने क्रिएट कर लिया, ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं? डेटाबेस में भी जो इसका मैच मिला उसको भी क्या किया? छोटे छोटे वर्ड्स में तोड़ लिया. और अब इन छोटे छोटे वर्ड्स को हम क्या करेंगे? आपस में अलाइन करेंगे. देखना कैसे, देखो ध्यान से जरा दिखाता हूं मैं. कुछ इस तरीके से होता है अलाइनमेंट. देखो, फॉर द क्वेरी
फाइंड द लिस्ट ऑफ हाईएस्ट स्कोर वर्ड्स ऑफ द लेंथ। ठीक है, तो जरा समझना, जरा ध्यान से देखना और समझना कि ब्लास्ट में बेसिकली क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, क्वेरी सीक्वेंस था। अब इस क्वेरी सीक्वेंस से हमने क्या किया, छोटे 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 क्या करिए, वर्ड्स डेवलप कर दिए। लेट्स से जैसे यहाँ पे हमसे बोल रखी है कि वर्ड विंडो हमने कितनी 3 वर्ड्स की क्रिएट करी, तो मान लेते हैं ये जो छोटे छोटे वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, छोटे छोटे वर्ड्स हैं, ये कितने होंगे, 3 लेटर्स के ये वर्ड्स होंगे। ठीक है, एक ऐसी क्या कर लेंगे, एक वर्ड लिस्ट ऐसे ही क्रिएट हो जाएगी। ब्लास्ट सबसे पहले क्या करता है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे से क्या करता है, वर्ड लिस्ट क्रिएट कर लेता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप का आता है इसमें ब्लास्ट में, नेक्स्ट स्टेप देखना जरा भाई कि अब क्या करेगा, जब ये वर्ड लिस्ट क्रिएट हो जाएगी, इसको हम एग्जैक्ट मैचेस ऑफ द वर्ड फ्रॉम द लिस्ट, तो जो भी ये वर्ड लिस्ट क्रिएट हुई इसके क्या करेंगे, हम एग्जैक्ट मैच ढूंढेंगे, जहां भी डेटाबेस में जहां भी मिले उनको क्या करेंगे, मैच करवाएंगे डेटाबेस के साथ। ठीक है, और जहां पर भी हमें मैच मिल जाएगा, यहाँ पर जहां पर भी एग्जैक्ट मैच मिल जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे, इस एग्जैक्ट मैच को हम क्या करेंगे, एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे दोनों तरफ। ठीक है, दोनों तरफ एक्सटेंड करने का मतलब ये है कि जहां पर भी हमें एग्जैक्ट मैच मिल जाएगा, फिर ब्लास्ट क्या करेगा कि एक एक न्यूक्लियोटाइड आगे आगे फर्दर मैच करके देखेगा। ठीक है, जहां भी मैच हमें मिलते जाएंगे, एक एक न्यूक्लियोटाइड को दोनों तरफ क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा। और मान लो लेट से कि हमें यहां पर इस तरफ एक्सटेंड करने पर और इस तरफ दोनों तरफ एक्सटेंड करने पर कोई फर्दर मैच नहीं मिल रहा है, तो इन दैट केस ब्लास्ट क्या करेगा, इस सीक्वेंस को डेटाबेस से कट करके तुम्हारे सामने दिखा देगा और दिखाएगा कि दिस इज द मैक्सिमम सेगमेंटल पेयर, यानी कि जो भी आपने वर्ड्स क्रिएट करे उनका सबसे अच्छा या मैक्सिमम सेगमेंटल पेयर या मैक्सिमम नंबर ऑफ बैचेस जो मिल रहे हैं वो इस पर्टिकुलर अलाइनमेंट में ही मिल रहे हैं, बस इससे ज्यादा कोई भी मैच फर्दर नहीं मिल रहा है। ठीक है, ठीक है, समझ पाए ब्लास्ट, बताओ भाई समझ पे आ रहा है। ठीक है, इस मैक्सिमम सेगमेंटल पेयर्स को हम ऑल्सो बोलते हैं क्या, एचएसपी भी बोलते हैं, या हम इसको बोले एचएसपी को तो बोले तो क्या बोलेंगे, हाईएस्ट सेगमेंटल पेयर। ठीक है, ठीक है, हाईएस्ट सेगमेंटल पेयर भी बोलते हैं। ठीक है, तो अभी तक जो क्वेश्चन पूछा गया गेट के एग्जाम में वो डायरेक्टली ये पूछा गया कि ब्लास्ट एल्गोरिथम जो होती है वो किस पे, कौन से प्रोग्रामिंग मेथड पे बेस्ड है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ब्लास्ट हमारी किस पे काम करती है, के ट्रिपल मेथड पे काम करती है, चाहे ब्लास्ट हो चाहे फास्टा हो, दोनों ही के ट्रिपल मेथड पे काम करती हैं। बोलो भाई समझ में आ रही है बात, मैसेज करके बताओ हाँ या ना, समझ में आ रही है बात कि नहीं, मेरी पकड़ पा रहे हो। देखो मैं बहुत ज्यादा डिटेल नहीं करना चाहता, बिकॉज बहुत ज्यादा डिटेल गेट में कभी पूछा नहीं जाता है। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज्यादा डिटेलिंग करने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो आप इन 3 फिगर्स को नोट कर सकते हो कि किस तरीके से पहले क्वेरी सीक्वेंस होता है, उसकी एक वर्ड लिस्ट क्रिएट करते हैं। वर्ड लिस्ट हमारे ऊपर डिपेंड करती है कि हम कितनी बड़ी रखना चाहते हैं। अगर हम 2 वर्ड की रख सकते हैं, 3 वर्ड की, मिनिमम 2 वर्ड की रख सकते हैं, मैक्सिमम हम चाहे जितनी भी रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ब्लास्ट में बेसिकली बहुत छोटा ही रखा जाता है। अगर ये वर्ड लिस्ट की बात करें तो अगर किसी अमाइनो एसिड के लिए लिखें तो मिनिमम 2 अमाइनो एसिड, और न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो 11 न्यूक्लियोटाइड तक आप इसमें वो कर सकते हो, वर्ड क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, दिस इज W इज इक्वल टू 3। ठीक है, एक फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, जरा इसको ध्यान से देखना, W इज इक्वल टू L प्लस W। ठीक है, W माइनस वो L माइनस W प्लस 1। ठीक है, W माइनस L प्लस 1 बेसिकली हमें क्या बताता है। ठीक है, यहाँ पर L होता है, ये हमारा क्या होता है, लेंथ ऑफ द क्वेरी सीक्वेंस। ठीक है, लेंथ ऑफ क्वेरी सीक्वेंस होता है। अभी मैं बताऊंगा कि इस फॉर्मूले का कहाँ यूज है। ठीक है, एक तो W इज द लेंथ ऑफ द क्वेरी सीक्वेंस, वो सॉरी L, एंड W इज द वर्ड, ठीक है, तो W हो जाती है वर्ड लेंथ। ठीक है, वर्ड लेंथ इन द सेंस कि मतलब कितने बड़ा वर्ड का आप क्लस्टरिंग कितनी वर्ड की कर रहे हो। ठीक है, ओके, सो
ये फॉर्मूला थोड़ा सा हमारे काम का है, ठीक है, इतना ये फॉर्मूला लिख लेना, ठीक है। इससे हमें क्या पता चलेगा, ये बेसिकली हमें देता है कि कितना बड़ा ट्रिपल, मतलब इससे हमें ये पता चलता है कि हमें इस फॉर्मूले से क्या पता चलेगा कि अगर ये क्वेरी सीक्वेंस है तो हमें कितने वर्ड्स, कितने नंबर ऑफ वर्ड्स क्रिएट करने पड़ेंगे इस क्वेरी सीक्वेंस को डेटाबेस में अलाइन करने के लिए, यानी कि कितनी लंबी वर्ड लिस्ट, यानी कि इस वर्ड लिस्ट जो दिख रही है इसकी कोई लिमिट भी तो होगी ना भाई, कोई लिमिट इसकी डिफाइंड होगी कि नहीं होगी कि इनफाइनाइट नंबर तक चलता जाएगा ना, इसकी वर्ड लिमिट डिफाइंड होगी किससे, ये हमें इस फॉर्मूले से पता चलेगा, L माइनस डब्ल्यू प्लस वन। L क्या है, लेंथ ऑफ द क्वेरी सीक्वेंस, एंड W इज द वर्ड लेंथ। तो हमें इससे हमें ये पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर क्वेरी सीक्वेंस के लिए हमें कितने वर्ड्स क्रिएट करने पड़ेंगे, ठीक है, डेटाबेस से कंपेयर कराने के लिए। ठीक, अगर इतनी बात क्लियर है तो जरा ये क्वेश्चन देखना और सब लोग आंसर करना, समझने की कोशिश करना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 2015 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि हाउ मेनी थ्री ट्रिपल की बात करी उसने, ठीक है, ठीक है, उसने आपको किसकी वैल्यू दी है, थ्री ट्रिपल की बात करी है, यानी उसने आपको वैल्यू किसकी दी है, W की आपको वैल्यू दी गई है। पॉसिबल फॉर द फॉलोइंग अमाइनो एसिड सीक्वेंस, ठीक है, सीक्वेंस क्या है, MADCMWD ISEASE, ठीक है। तो ये हमारे पास सीक्वेंस लिखा हुआ है, ठीक है, MADCMWDISEASE, ठीक है। तो ये हमारे पास सीक्वेंस है, ठीक। अब लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ द सीक्वेंस की अगर हम बात करें तो कितने न्यूक्लियोटाइड हैं इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। तो लेंथ कितनी होगी, 13। तो हम डायरेक्टली अगर इस फॉर्मूले से हाउ मेनी के ट्रिपल पूछा है ना, तो के ट्रिपल का फॉर्मूला क्या है, ट्रिपल का फॉर्मूला क्या है, कितने वर्ड्स क्रिएट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, L माइनस डब्ल्यू प्लस वन, ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो लेंथ कितनी है हमारे पास, 13 है, ठीक है, माइनस वर्ड लिमिट कितनी है, कितनी वर्ड लिमिट कितनी है, 3 है प्लस वन, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 14 माइनस 3 विल बी 11, ठीक है। यानी कि इस पर्टिकुलर सीक्वेंस के लिए कितने वर्ड्स क्रिएट होंगे, 11 वर्ड्स क्रिएट होंगे अगर हम 3 ट्रिपल लेके चलें, ठीक है, ठीक है, ओके, सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर ये तो हो गई फॉर्मूले की बात, अगर मान लो इन केस के हमें फॉर्मूला नहीं याद है और फिर भी हम इस तरीके का क्वेश्चन अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो किस तरीके से करेंगे, जरा देखना। अगर हमें फॉर्मूला नहीं पता है, मान लो हमें फॉर्मूला नहीं याद रहता एग्जाम में, तब कैसे सॉल्व करोगे, देखना जरा, ठीक, MAD और C, ठीक है, ठीक है, कुछ इस तरीके का है। तो कैसे क्या बोला है कि थ्री वर्ड्स की लिस्ट क्रिएट करनी है इस पर्टिकुलर क्वेरी सीक्वेंस के लिए। तो कैसे करोगे, 3 वर्ड्स पकड़ लो, पहला पकड़ लिया MAD, ठीक है, ये पहला वर्ड हो गया, ठीक। अब इस वाले वर्ड को एलिमिनेट कर दो, अगले 3 वर्ड पकड़ लो ADC, ठीक है। अब इस वाले वर्ड को एलिमिनेट कर दो और फिर अगला ले लो DCM, ठीक है। फिर D को एलिमिनेट कर दो, CMW, ठीक है। फिर C को एलिमिनेट कर दो, MWD, ठीक है। M को एलिमिनेट कर दो, फिर WDI, ठीक है, नेक्स्ट वर्ड ये हो गया। W को एलिमिनेट कर दो, फिर अगला वर्ड क्या होगा, DIS, D को एलिमिनेट कर दिया, फिर ISC, I को एलिमिनेट कर दिया, SEA, ठीक है, इसको एलिमिनेट कर दिया, EAS, ठीक है, और फिर आखिरी हमारा क्या बचेगा, ASE, ठीक है, ये बच गया, ठीक। तो अब देखो इसको जरा काउंट करके देख लो, ये भी 11 निकलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप आंसर कर सकते हो, ठीक है, ठीक, ओके। अगर फॉर्मूला याद रह जाता है, ये फॉर्मूला याद रह जाता है तो भी ठीक है, तो ये है कि थोड़ा जल्दी कर ले जाओगे, ठीक है, अगर फॉर्मूला याद रह जाता है। लेकिन अगर फॉर्मूला हमें नहीं भी याद रहता है तो भी हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ठीक है। या ज्योति, वेरी गुड इवनिंग, ठीक है, ओके भाई, समझ में आ रही है बात, क्लियर है सभी लोगों को, एम आई क्लियर टू ऑल, बोलो भाई जल्दी बताओ, एम आई क्लियर, सभी लोगों को समझ में आया ना,
ठीक है, कर ले जाओगे इस तरीके का क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके का के ट्रिपल का क्वेश्चन जो था वो गेट 2015 में आया था, तो ये इस तरीके के क्वेश्चन दोबारा भी आ सकते हैं, ठीक है। तो भाई तैयार रखना और याद कर लेना इन चीजों को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द कि ब्लास्ट जो है इसके कुछ वर्जन्स भी हैं, ठीक है, जो हमें बेसिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस इनके ब्लास्ट के वर्जन्स पे भी क्वेश्चन आने शुरू हुए हैं और आए हैं और पूछे गए हैं, ठीक है, और इन फ्यूचर आगे भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो देखना ब्लास्ट के जो वर्जन्स हैं वो बेसिकली क्या है, ब्लास्ट पी है, ब्लास्ट एन है, टी ब्लास्ट एन है, टी ब्लास्ट एक्स है, और एक और आता है ब्लास्ट एक्स भी आता है, ठीक है, BLAST ब्लास्ट एक्स, ठीक है, ब्लास्ट एक्स, ठीक। अब इन वर्जन्स का मतलब क्या देखना, ब्लास्ट पी मतलब ब्लास्ट फॉर द प्रोटीन्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि क्वेरी सीक्वेंस हमारा क्या होता है, प्रोटीन होता है, और डेटाबेस हम कौन से डेटाबेस में सर्च कराएंगे, प्रोटीन डेटाबेस में ही सर्च कराएंगे, ठीक है। राशि आई थिंक टुमारो विल बी द लास्ट डे बिकॉज अब कुछ बचा नहीं है इसमें, फाइलोजेनेटिक्स भी मुझे बताना है, ठीक है। तो आज हम लोग मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट एज वेल एज द शेनन एंट्रोपी इंडेक्स की भी कैलकुलेशन मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, फाइलोजेनेटिक्स पढ़ लेंगे, रूटेड अनरूटेड ट्री से क्वेश्चन आए हुए हैं वो सॉल्व कर लेंगे एक बार, ठीक है, और फाइलोजेनेटिक्स में क्या क्या मैथड्स हैं उनके बारे में स्टडी कर लेंगे, ठीक है। ओके, सो टुमारो विल बी द लास्ट क्लास फॉर दिस, ओके, कल खत्म हो जाएगा हम लोगों का, ठीक है। तो अब समझते हैं, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान है, ब्लास्ट पी एंड ब्लास्ट एन, इसमें हम न्यूक्लिक एसिड की हमारी क्वेरी होती है और न्यूक्लिक एसिड से ही क्या कराते हैं, कंपेयर कराते हैं। मेन जो इंपॉर्टेंट है, जो याद रखने वाले हैं, जिनसे क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाएगा आगे भी, वो ये है कि हम क्या करेंगे, ब्लास्ट एक्स जैसे है तो इसमें क्वेरी जो होती है वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हमारी क्वेरी होती है, और हम कंपेयर किससे करवाते हैं इसको, कैसे कंपेयर करवाते हैं, हम इसको प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस में क्या कराएंगे, कंपेयर कराएंगे, ठीक है, प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस में क्या कराएंगे, कंपेयर करवाएंगे, ठीक है। अब कैसे कंपेयर कराएंगे, ये तो न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस हो गया, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हो गया, और ये प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस में कैसे कंपेयर करवाओगे, इस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का क्या करेंगे, ब्लास्ट एक्स क्या करेगा, पहले इसको ट्रांसलेट करेगा, अमाइनो एसिड सीक्वेंस यानी कि प्रोटीन बनाएगा, और उसके बाद क्या करेगा, प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस में इसको कंपेयर करवाएगा, ठीक है। हाँ, इस तरीके के टूल्स हैं अवेलेबल, ठीक है। तो ब्लास्ट एक्स को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हमारी क्वेरी अगर होगी उसको क्या करेगा, पहले ट्रांसलेट करेगा और उसके बाद प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस से क्या कराएगा, कंपेयर करवाएगा, ठीक है। ऐसे ही टी ब्लास्ट एक्स की बात करें तो ट्रांसलेटेड का मतलब यानी कि पहले न्यूक्लिक एसिड्स को क्या कराएगा, ज्वाइन करवाएगा, आपस में कंपेयर करवाएगा, उसके बाद इनको ट्रांसलेट करवा के फिर इनके अमाइनो एसिड सीक्वेंस को भी कंपेयर करवाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली ये ब्लास्ट तो ठीक है, चलो हमारे ठीक है आते हैं, हमें एज इट इज समझ में आ रहे हैं कि यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हमारी क्वेरी होगी और डेटाबेस कौन सा होगा, न्यूक्लिक एसिड होगा। जो याद रखने वाले हैं वो ये तीन है, ठीक है, इन तीन को अच्छे से याद कर लेना, टी ब्लास्ट एन, टी ब्लास्ट एक्स एंड ब्लास्ट एक्स, ये तीनों एज इट इज नोट कर लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे काम आएंगे। एक क्वेश्चन 100%, 101% हमेशा और हमेशा जब भी क्वेश्चन आता है ब्लास्ट से, तो वर्जन ऑफ ब्लास्ट हमेशा और हमेशा पूछा ही पूछा जाता है, ठीक है। तो लिख लिया सर ने, लिख लिया सबने, ठीक है, लिख लोगे, समझ गए ना, ठीक है, समझ गए ना। ट्रांसलेटेड का मतलब क्या, यहाँ पे ट्रांसलेटेड का मतलब क्या है, ठीक है, ओके, आगे बढ़े, बोलो भाई, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, आगे बढ़े, आगे बढ़े, ओके ठीक है। तो नोट कर लेना, ठीक है। अब देखना इस पे आया हुआ क्वेश्चन दिखाता हूं कि कैसे किस तरीके का क्वेश्चन यहां से आता है, जरा देखना। ये देखो क्वेश्चन देखो जरा, 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, और बस ये पूछा गया था कि वर्जन ऑफ ब्लास्ट बताओ कौन सा होगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लास्ट सर्च प्रोग्राम इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई होमोलॉग ऑफ अ जीनोमिक डीएनए क्वेरी इन अ प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस। तो अब देखना हमारा क्वेरी सीक्वेंस क्या है, क्वेरी क्या है हमारी, डीएनए है, डीएनए यानी कि क्या है, न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। और हमारा डेटाबेस कौन सा है, डेटाबेस कौन सा है, डेटाबेस कौन सा है, डेटाबेस कौन सा है, प्रोटीन है, प्रोटीन डेटाबेस है। तो अभी अभी हमने पढ़ा था कि जब
क्वेरी हमारी न्यूक्लियोटाइड हो और डेटाबेस हमारा प्रोटीन हो, तो कौन सा ब्लास्ट है? ब्लास्ट एक्स होगा, ठीक है। सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? एम आई क्लियर टू ऑल? बोलो भाई, जल्दी बताओ। ओके 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 ओके, ठीक है, बढ़े आगे, समझ गए ना? ओके, ठीक है, ठीक 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 ठीक। तो दिस वाज इट फॉर द ब्लास्ट। अब ब्लास्ट में नेक्स्ट चीज जो आती है वो मैं आपको दिखाता हूं कि ब्लास्ट में बेसिकली ई वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ई वैल्यू से क्वेश्चन कई बार आया गया है, ठीक है, ठीक है। तो ई वैल्यू बेसिकली क्या है, ठीक है। तो ई वैल्यू की पहले तो डेफिनेशन लिखी हुई है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू बोलते हैं हम, ठीक है। ई वैल्यू को हम एक्सपेक्टेड वैल्यू बोलते हैं। इज अ पैरामीटर दैट डिस्क्राइब्स द नंबर ऑफ हिट्स वन कैन एक्सपेक्ट टू सी बाय चांस, ठीक है। यानी कि जब आपके पास ई वैल्यू को समझना जरा कि ई वैल्यू क्या है, कि जब आपके पास कोई क्वेरी है, ठीक है, क्वेरी है, ठीक है, आप इस क्वेरी को क्या करते हो, आपने इस क्वेरी का क्या किया, ब्लास्ट किया, ठीक है, इसको ब्लास्ट सर्च में दिया। तो ब्लास्ट सर्च क्या करेगा कि इस क्वेरी, मान लेते हैं ये कोई न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस था, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, ठीक है। तो मान लो लेट्स से कि ये हमारा क्वेरी सीक्वेंस था। तो ब्लास्ट का काम क्या है कि जैसे ही आप कोई न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस उसको दोगे, ठीक है, और इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें के ट्रिपल बी यानी कि वर्ड लिमिट भी डिफाइन करनी पड़ेगी कि हम इसके कितने वर्ड्स, कितना लंबा वर्ड्स क्रिएट करेंगे, यानी वर्ड विंडो से बोल, वेरी क्लियरली अगर बोले तो जैसे के टू है, के ट्रिपल थ्री है या के ट्रिपल थ्री है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये इसको क्या बोलते हैं, वर्ड विंडो बोलते हैं, ठीक है, वर्ड विंडो, ठीक है, कि वर्ड विंडो कितनी बड़ी या कितनी छोटी रखनी है, ठीक है। तो ब्लास्ट में आपसे क्या पूछेगा, के ट्रिपल पूछेगा आपसे कि कितना बड़ा आपको रखना है, ठीक है, और किस तरीके की आपको सर्च करानी है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप ब्लास्ट करवाओगे तो इस पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड से रिलेटेड जो भी सीक्वेंसेस डेटाबेस में अवेलेबल होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे इसके नीचे इस तरीके से आपको ब्लास्ट जब आप कराओगे, कंप्यूटर में आप कभी करा के देखो ब्लास्ट, जिन लोगों ने शायद कराया हो कभी, तो उनमें आप देखना कि कुछ इस तरीके का एक ग्राफ दिखाई देता है, एक अलाइनमेंट बन के आते हैं, उसमें ये दिखाया जाता है कि ये हमारा क्या है, सबसे ऊपर क्या होता है, क्वेरी सीक्वेंस होता है, और क्वेरी सीक्वेंस के नीचे फर्दर जो सीक्वेंसेस होते हैं वो डेटाबेस में जो हमारे क्वेरी सीक्वेंस के साथ मैच कर रहे होते हैं वो सारे क्या लिखे होते हैं, जस्ट इसके नीचे लिखे होते हैं, ठीक है। और ये हमारे क्या है, ये हमारे सारे क्या है, इस क्वेरी सीक्वेंस के साथ जो हिट्स मिले हमें, ठीक है, जो मैच किए, जो मैच मिले वो क्या है, हिट्स बोला जाता है उनको, ठीक है। तो ये सारे जो मैचेस मिल रहे हैं इनमें से कुछ ऐसे हैं जो सबसे बेस्ट होंगे, बेस्ट जो सबसे हमारे क्वेरी सीक्वेंस के साथ सबसे अच्छे तरीके से मैच कर रहे होंगे वो हमें सबसे ऊपर मिल जाएंगे। बाकी नीचे के जो और जो फर्दर यहाँ पर जो हिट्स मिलेंगे हमें वो क्या होंगे, बाय रैंडम, एक चांस के तौर पर बाय के हम वो हमें रैंडमली मिल गए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नंबर ऑफ हिट्स दैट वन कैन सी बाय चांस, ठीक है। तो दिस एक्सपेक्टेड वैल्यू जो होती है बेसिकली ये हमारी स्कोर ऑफ द अलाइनमेंट के साथ कुछ इनवर्स रिलेशन रखती है, ठीक है। यानी कि स्कोर ऑफ द अलाइनमेंट की अगर बात करें तो वो इस एक्सपेक्टेड वैल्यू से क्या करता है, हमारा इनवर्स रिलेशन रखता है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू की अगर हम बात करें तो किस तरीके से स्कोर के साथ ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है या एक्सपोनेंशियली इनवर्स रिलेशन रखता है, तो कुछ फॉर्मूला जो होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू का वो कुछ ये होता है, m इंटू एन ई की पावर माइनस ऑफ लैम्डा इंटू एस, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला होता है। यहाँ पर एस हमारा क्या है, लिख लेना भाई इसको, फॉर्मूले को, इंपॉर्टेंट है ये। एस हमारा क्या है, स्कोर है। के हमारा क्या है, एक कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। लैम्डा भी हमारा क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है, ठीक है, ठीक है। और m क्या होता है, हमारी m होती है हमारी लेंथ ऑफ डेटाबेस, ठीक है, लेंथ ऑफ डेटाबेस कितना है, ठीक है, पहली बात तो ये, ठीक है। और n हमारा क्या होता है, n होता है हमारा लेंथ ऑफ क्वेरी, ठीक है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब आप
किसी भी सीक्वेंस, क्वेरी सीक्वेंस के लिए जब आप ब्लास्ट कराओगे तो आपको एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ हिट्स क्या करेंगे, बहुत ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। उनमें से जो शुरू में मिलने वाले होंगे वो क्या होंगे, सबसे अच्छे या बेस्ट मैच माने जाते हैं, ठीक है। बाकी सब क्या होते हैं, बेकार होते हैं, वो हमें बाई रैंडम चांस मिल जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये ई वैल्यू हमारे साथ इस हमारे अलाइनमेंट ऑफ द स्कोर के साथ क्या रखती है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती है या एक्सपोनेंशियली इनवर्स रिलेशन रखती है, ठीक है। यानी कि अगर हम ये कहें कि ई वैल्यू की अगर डिपेंडेंसी देखें तो स्कोर ऑफ द अलाइनमेंट पे डिपेंड कर रही है, लेंथ ऑफ द डेटाबेस पे डिपेंड कर रही है, लेंथ ऑफ द क्वेरी सीक्वेंस पे डिपेंड करेगी। ऑल्सो जब हम ये देख रहे हैं एक्सपोनेंशियली ई वैल्यू जो है वो एक्सपोनेंशियली स्कोर के साथ क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, तो अब जरा देखना कि ई वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो इन दैट केस हमारा स्कोर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। और ई वैल्यू अगर कम होगी तो इन दैट केस स्कोर क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ई और एस में क्या है, इनवर्स रिलेशन है, ठीक है, ठीक है। एक्सपोनेंशियली इनवर्स रिलेशन है इन दोनों के बीच में। तो दो बातें याद रखनी है, क्या कि ई वैल्यू किस किस पे डिपेंड करती है, लेंथ ऑफ द डेटाबेस पे। इस फॉर्मूले को नोट कर लेना, लिख लेना सभी लोग, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना, ठीक है। तो ई वैल्यू डिपेंड किस पे करती है, लेंथ ऑफ द डेटाबेस पे एज वेल एज लेंथ ऑफ द क्वेरी सीक्वेंस पे। और किस पे डिपेंड कर रही है, हमारे स्कोर पे डिपेंड कर रही है। कैसे डिपेंड कर रही है, इनवर्सली डिपेंड कर रही है, ठीक है। यानी कि अगर ई वैल्यू की अगर देखा जाए तो क्या होती है, हमारी डिक्रीज करती है, डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली एज द स्कोर ऑफ द मैच इंक्रीजेस। तो जैसे जैसे मैच मिलता जाएगा, जितने ज्यादा मैच मिलेंगे हमें किसी भी सीक्वेंसेस, दो मान लो ऐसे दो ये सीक्वेंसेस, अगर इनके बीच में अगर मैच बहुत ज्यादा होंगे तो इन दैट केस हमारा स्कोर ऑफ द अलाइनमेंट उतना ही ज्यादा होगा, और स्कोर ऑफ द अलाइनमेंट उतना ही ज्यादा होगा तो ई वैल्यू उतनी ही कम हो जाएगी, ठीक है। बोलो भाई, क्लियर है, बोलो 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 बोलो। कुछ इस तरीके का होता है, मैं देखो दिखा रहा हूं तुम्हें, ब्लास्ट में कुछ इस तरीके के रिजल्ट्स निकल के आते हैं। आई थिंक किसी को दिख नहीं रहे होंगे, बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है ये पिक्चर, ठीक है। तो फिर भी समझने की कोशिश करना कि ये जो सारे लिखे हुए जो दिखाई दे रहे हैं ये बेसिकली क्या है, ये हमारे क्या है, एग्जैक्ट मैचेस हैं, या मैच हैं जो हमारे किससे करे हैं, क्वेरी सीक्वेंस के साथ जो जो मैच किए हैं वो सारे मैचेस दिखाई दे रहे हैं। यहां पर देखो जो 100% इसको क्वेरी जो है, जहां पर हमें मैक्सिमम आइडेंटिटी जहां 100% है वहां ई वैल्यू क्या है, 0 मिल रही है, 0.00, ठीक है। और मैक्सिमम आइडेंटिटी कितनी मिल रही है, 100%, ठीक है। तो यही बात है समझने वाली कि ई वैल्यू जो है वो क्या है, जरा देखना। लो वैल्यूज ऑफ ई, पी को छोड़ देना भाई, ठीक है, पी मत देखना आप, ठीक है। आप केवल ई वैल्यू देखो, ठीक है। ई वैल्यू इंडिकेट दैट द सर्च रिजल्ट्स वाज अनलाइकली हैव टू बी ऑब्टेन्ड बाय रैंडम चांस एंड दस इज लाइकली टू बियर एन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप टू द क्वेरी सीक्वेंस। यानी कि ई वैल्यू जितनी कम होगी, दैट शोज कि द रिजल्ट्स आर unlikely to be obtained by the random chance and is likely to bear an evolutionary relationship to the query sequence। यानी कि e value जितनी कम होगी, similarity of the sequence या match between the sequences will be more, and और जितना ज्यादा match होगा that means कि that two sequences are evolutionary very shows the relationship, some sort of relationship, ठीक है। तो ये भी चीज नोट कर लेना कि e value of less than 10 की power -3 are often considered indicated of statistically significant result, ठीक है। and search algorithms produce matches with e value on the order of 10 की power -50, ठीक है। तो e value जितनी छोटी होगी e value, हमारा सिमिलैरिटी ऑफ द सीक्वेंस क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। बोलो भाई, समझ में आ रही है बात, एम आई क्लियर टू ऑल? बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो, हाँ या ना कुछ तो बोल दो, ठीक है। एम आई क्लियर ना, ठीक है। तो समझ गए ना। तो आपको क्या याद रखना है, आप कैसे याद रखोगे, ठीक है। जरा देखना कैसे याद रखोगे, आप ई वैल्यू का फॉर्मूला याद रखोगे सबसे पहले तो, ठीक है। क्या था हमारा फॉर्मूला, के इंटू m इंटू एन ई की पावर ऑफ माइनस ऑफ लेमडा इंटू एस, ठीक है। तो डिपेंड किसके किस पे कर रहा है, ई वैल्यू किसके किस पे डिपेंड कर रही है, m इज द लेंथ ऑफ द डेटाबेस, ठीक है। लेंथ ऑफ द डेटाबेस पे क्या करेगी, डिपेंड करेगी, ठीक है। डेटाबेस पे क्या करेगी, डिपेंड करेगी, ठीक है। और किस पे डिपेंड करेगी, लेंथ ऑफ क्वेरी पे डिपेंड करेगी, ठीक है।
क्वेरी सीक्वेंस पे डिपेंड करेगी एज वेल एज स्कोर पे डिपेंड करेगी, ठीक है। और दूसरी बात जो याद रखने वाली है वो क्या है, दूसरी बात ये कि ई वैल्यू जितनी कम होगी स्कोर या सिमिलैरिटी ऑफ द सीक्वेंस क्या होगा, सिमिलैरिटी उतनी ही क्या होगी, अच्छी होगी, ठीक है, ठीक है। और अगर जस्ट इसका इन्वर्स कर दें कि अगर ई वैल्यू जितनी ज्यादा हो जाएगी सिमिलरिटी ऑफ बिटवीन द सीक्वेंस उतनी ही कम हो जाएगी, ठीक है। इस चीज को नोट कर लेना, याद कर लेना भाई, लिख लेना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आएगा ही आएगा और दोबारा पूछा जाएगा, कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से नोट कर सकते हो, फॉर द ई वैल्यूज less than 10 1 into 10 की power minus 100, this shows that the sequences are identical, while the e values between the 10 की power minus 50 and 10 की power minus 100 shows that the sequences are nearly identical, and e values between the 10 की power minus 5 and 10 की power minus 50 shows that the sequences are homologous, ठीक है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से बेसिकली ये तीन आप चाहो तो नोट कर सकते हो, ठीक है, इन तीन को नोट कर सकते हो, बस केवल तीन को नोट करना, बाकी कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं है, केवल इतना नोट कर लेना, ठीक है। और इससे कुछ याद रहे ना रहे, सिंपल एक शॉर्ट चीज में, एक माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि ई वैल्यू जितनी छोटी सीक्वेंस उतने ही ज्यादा सिमिलर होंगे, ठीक है, और ई वैल्यू जितनी बड़ी सीक्वेंस उतने ही कम सिमिलर होंगे, ठीक है, ठीक। तो अब देखते हैं कि ई वैल्यू पे आए हुए क्वेश्चन जो है वो जरा देख लेते हैं और जरा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो जरा देखो और इस क्वेश्चन का मेरे को आंसर बताओ कि while searching a database for similar sequences e value does not depends on, बताओ भाई, सब लोग आंसर बता सकते हो क्या मुझे इस क्वेश्चन का कि क्या होगा, क्या होगा, बताओ भाई, आंसर बता सकते हो मुझे इस क्वेश्चन का? डी, ऑब्वियसली, बिकॉज कि हमने जब ई वैल्यू का क्या देखा, हमने ई वैल्यू का फॉर्मूला देखा था, तो हमने आपको बताया था कि ई वैल्यू किस पे केवल डिपेंड करेगी, ई वैल्यू का फॉर्मूला क्या था, k इंटू एम इंटू एन ई की पावर माइनस ऑफ लिम्डा एस, ठीक है। तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ सीक्वेंसेस इन द डेटाबेस, लेंथ ऑफ द डेटाबेस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ ऑफ द क्वेरी सीक्वेंस पे भी क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, स्कोर ऑफ द सिस्टम, स्क्वेयरिंग सिस्टम यानी कि ब्लास्ट, ठीक है, ब्लास्ट हमें क्या बताएगा, स्कोर ही तो बताएगा, तो स्कोर ऑफ द सिस्टम पे भी क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। क्या किस पे नहीं डिपेंड कर रहा है, तो प्रोबेबिलिटी पे कोई भी बात नहीं करी मैंने, जब भी मैंने ई वैल्यू पूरी समझाई तो मैंने किसी भी प्रोबेबिलिटी का टर्म का नाम नहीं लिया, ठीक है। तो एज सिंपल एज दैट कि आप इस तरीके का क्वेश्चन समझ पाओगे और कर ले जाओगे बहुत आसानी से, ठीक है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो ये क्वेश्चन हमारे 2019 के पेपर में, गेट बायोटेक्नोलॉजी के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्या सभी लोग मुझे इसका आंसर बता सकते हो? के एंड लैम्डा मैंने बताया कि दे आर जस्ट द कांस्टेंट्स, ठीक है, दे आर कांस्टेंट्स, okay, k and lambda are the constants in that e value formula, okay। तो क्या ये क्वेश्चन का आंसर सभी लोग बता सकते हो मुझे, क्या होगा आंसर इस क्वेश्चन नंबर? हाँ, ओके, सभी लोग बी कह रहे हैं, ठीक है। तो बी विल बी द, ऑब्वियसली द बी विल बी द करेक्ट आंसर। कैसे? मैंने अभी बताया कि which of the following statement correct when a protein sequence database is searched using the BLAST algorithm, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है कि a larger e value indicates higher sequence similarity, ना, मैंने तो ऐसा नहीं बताया, मैंने तो आपको ये बताया कि e value जितनी छोटी होगी सिमिलैरिटी उतनी ही ज्यादा होगी, इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, तो ई वैल्यू लेस देन 10 की पावर माइनस 10 इंडिकेट सीक्वेंस होमोलॉजी, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि ई वैल्यू जितनी छोटी होगी इंडिकेट सीक्वेंस होमोलॉजी उतनी ही ज्यादा होगी। अ हायर ब्लास्ट स्कोर इंडिकेट्स हायर सीक्वेंस सिमिलैरिटी, बिल्कुल सही बात है, जितना ज्यादा ब्लास्ट स्कोर होगा उतनी ही सीक्वेंस क्या होंगे, आपस में सिमिलर होंगे, बिल्कुल सही बात है। और लिखा हुआ है लास्ट ऑप्शन कि ई वैल्यू ग्रेटर देन 10 की पावर 10 इंडिकेट सीक्वेंस होमोलॉजी, तो ये दोनों तो बिल्कुल टोटली गलत हैं, ये दोनों सही हैं, तो क्यू एन आर विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। बोलो भाई, कर ले जाओगे, समझ गए, ठीक है ना? बोलो भाई, हाँ हाँ हाँ, ए सी डी विल बी नेग्लेक्टेड ऑब्वियसली, ओके, या एम आई क्लियर ना?
सभी लोगों को समझ में आ रही है ना मेरी बातें? ठीक है, तो जैसे ब्लास्ट है वैसा ही कौन है, फास्टा है। फास्टा भी सेम के ट्रिपल मेथड पे ही वर्क करता है। ठीक है, फास्ट हो चाहे ब्लास्टा हो, दोनों ही क्या करते हैं, के ट्रिपल मेथड पे वर्क करते हैं। ठीक है, फास्टा का काम करने का तरीका थोड़ा देख लेते हैं किस तरीके का है। अगर आप फ्लास्क को देखो तो फ्लास्क में क्या होता है कि डॉट मैट्रिक्स मेथड ही चलता है। ठीक है, सीक्वेंसेस को हम दे देते हैं तो दोनों सीक्वेंसेस के लिए वो क्या करता है, एक डॉट प्लॉट क्रिएट करता है। ठीक है, और मैंने बताया था कि जहां सबसे ज्यादा सीक्वेंसेस में जहां पे मैच मिलेंगे और जहां सबसे ज्यादा सीक्वेंसेस सिमिलर होंगे वो कहां की तरफ आएंगे, डायगोनल की तरफ आएंगे। ठीक है, तो जहां जहां बड़े बड़े डायगोनल पे बड़ी बड़ी लाइनें दिखेंगी, that means that shows that sequences are mostly similar, या that part of the sequence जो हमारे diagonal पे आएंगे, that shows कि that part of the sequences have the maximum number of matches। ठीक है, तो जहां maximum number of matches जैसे ही हमें diagonal पे मिलते हैं तो बाकी सारे सीक्वेंसेस को क्या कर देते हैं, ब्लास्ट एलिमिनेट कर देता है। ठीक है, जो डायगोनल पे आता है उनको एज अ ऑप्टिमल, उससे क्या करता है, ऑप्टिमल अलाइनमेंट क्रिएट करने की कोशिश करता है वाया द यूज ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग मेथड। ठीक है, मैं बता चुका हूं डायनेमिक प्रोग्रामिंग मेथड क्या होता है। ठीक है, फिर क्या करेंगे कि जहां जहां गैप्स दिखाई दे रहे हैं, जहां जहां ये सीक्वेंस टूटा टूटा दिखाई दे रहा है, वहां पे क्या करेंगे, गैप्स को इंट्रोड्यूस करके इस पर्टिकुलर सीक्वेंस को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। अब समझ में एक बात आ रही होगी, अब एक बात समझ लेना और समझने की कोशिश करना कि अब समझ में आ रही होगी कि जब हम सीक्वेंसेस को कुछ इस तरीके से लिख रहे थे, जब हम सीक्वेंसेस को जैसे हमने लिखा था ATGCAAT, हमने ये सीक्वेंस लिखा। ठीक, और दूसरा सीक्वेंस हमने लिखा AAGCTTA। ठीक है, तो अब बताओ, लेट से हम यहां कहते हैं कि यहां हमारा क्या है, गैप है। ठीक है, दो गैप है। ठीक है, ठीक है, गैप है। ठीक है, तो जब हमें नहीं पता कि इस जगह पे कौन सा न्यूक्लियोटाइड आएगा, हमें नहीं पता कि प्यूरिन आएगा कि पिरिमिडीन आएगा, हमें नहीं पता। ठीक है, नहीं हमें ये बात पता है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे अपनी तरह से गैप इंट्रोड्यूस कर दिया, एक ऑप्टिमल अलाइनमेंट क्रिएट कर लिया। और जब हम इसका स्कोर निकालते थे, तो जब स्कोर निकालते थे तब मैंने आपसे क्या बोला था कि जहां पर मैच होगा वहां तो हम 1 देंगे, जहां मिसमैच होगा वहां हम 0 देंगे, और जहां से गैप शुरू होगा वहां हम क्या करेंगे, गैप पेनाल्टी देंगे। इसीलिए जितने भी गैप्स इंट्रोड्यूस करोगे उसमें क्या करोगे, गैप पेनाल्टी को क्या करोगे, माइनस करोगे। जो भी हमारा स्कोर आएगा ऑफ द अलाइनमेंट आएगा उसको क्या करोगे, उसमें से गैप जितने भी इंट्रोड्यूस करोगे उस गैप्स को क्या की पेनाल्टी देके उस गैप को क्या करोगे, माइनस करोगे। इसीलिए कर रहे थे हम लोग उस गैप पेनाल्टी या गैप एक्सटेंशन पेनाल्टी की जो बात कर रहे थे वो हम इसीलिए कर रहे थे ताकि, क्योंकि हमें इस पर्टिकुलर जगह पर हमने जहां पे गैप इंट्रोड्यूस कर दिया, हमें नहीं पता कि यहाँ पे कौन सा न्यूक्लियोटाइड होगा या है, नहीं पता, लेकिन हम जब गैप इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, हमने एक ऑप्टिमल अलाइनमेंट क्रिएट कर लिया, तो जो इस ऑप्टिमल अलाइनमेंट का स्कोर आएगा उसमें से हम क्या करेंगे, जितने नंबर ऑफ गैप्स हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करे उसकी क्या करेंगे, पेनाल्टी, जितने नंबर ऑफ गैप्स होंगे उनकी पेनाल्टी को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, इसीलिए हम लोग गैप पेनाल्टी को टोटल स्कोर में से क्या कर रहे थे, माइनस कर रहे थे। ठीक है, सो सिंपल एज दैट, बस। ठीक है भाई, इतने ज्यादा सिंपल तरीके से मैं आपको फास्ट और ब्लास्ट नहीं समझा सकता। ठीक है, ठीक है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स तरीके हैं और भी हैं, एल्गोरिदम है, लेकिन कोई फायदा नहीं है उस चीज को पढ़ने का, बिकॉज कभी भी आपसे एल्गोरिदम नहीं पूछी जाती है। ठीक है, एम आई क्लियर टू ऑल, बोलो भाई, एम आई क्लियर, एम आई क्लियर, एम आई क्लियर ना? ठीक है, ओके। तो आप चाहो तो आप ये डायग्राम बना सकते हो कि फास्ट कैसे वर्क करता है। ठीक है, कि सबसे पहले सारे सीक्वेंसेस को डायगनली सारे सीक्वेंसेस को अलाइन करके डायगोनल्स पे जहां पे बड़े बड़े मैचेस मिल रहे हैं, बोल्ड में है, वो क्या है, हमारे एग्जैक्ट मैचेस हैं, और जहां और भी जहां सीक्वेंसेस में मैच मिले वो भी हैं। उसके बाद जब हमें ऑप्टिमल अलाइनमेंट क्रिएट करना होगा तो हम डायगोनल एलिमेंट्स को केवल लेते हैं, बाकी सबको एलिमिनेट कर देते हैं, और इन डायगोनल एलिमेंट्स को क्या करते हैं, गैप इंट्रोड्यूस करके ज्वाइन करते हैं और फिर ऑप्टिमल स्कोर निकालते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके, एम आई क्लियर?
Okay, so coming on to the next, this was it about your BLAST and FASTA algorithms. ठीक है, इन पे आए हुए मैंने क्वेश्चन बताए और मैंने आपको ये भी बताया कि ई वैल्यू क्या होती है. ठीक है, तो ब्लास्ट में ई वैल्यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, याद रखना बहुत अच्छे से. ठीक है, और वर्जन ऑफ द ब्लास्ट बहुत अच्छे से पढ़ लेना. ठीक है, काम क्या है हमारे. ठीक है, सो नेक्स्ट हम लोग आते हैं किस पे. हाँ, अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं किस पे, मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट पे आते हैं. ठीक है, तो मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट क्या था, मैंने आपको जैसा बताया था, मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट. ठीक है, ठीक है, तो मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट की अगर हम लोग बात करें तो मैंने आपको बताया था कि पेयर वाइज अलाइनमेंट में क्या था, पेयर वाइज अलाइनमेंट में क्या था कि दो सीक्वेंसेस थे, हम उनको मैच और मिसमैच, जैसे लेट से कि ए टी जी सी ए जी. ठीक है, पहला सीक्वेंस तो हमारे पास, पहला सीक्वेंस ये हो गया और दूसरा सीक्वेंस क्या हो गया, ए सी ए टी टी. ओके, दूसरा सीक्वेंस ये हो गया. ठीक है, तो पेयर वाइज अलाइनमेंट में हम लोग क्या कर रहे थे, दो सीक्वेंस एट ए टाइम, दो सीक्वेंसेस को उठा के अलाइन करा रहे थे और उनके बीच में मैच और मिसमैच देख के हम लोग स्कोर ऑफ द अलाइनमेंट निकाल रहे थे. ठीक है, लेकिन मैंने आपको जब बताया था कि दो से ज्यादा सीक्वेंस, बिकॉज इन जनरल एक्सपेरिमेंटली या जो हम डे टू डे लाइफ में जो हम सीक्वेंस अलाइनमेंट कराते हैं तो ऑब्वियसली हम लोग मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट ही करवाते हैं. ठीक है, कभी भी आप दो सीक्वेंसेस को कंपेयर नहीं कराते हैं, जनरली हम लोग मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट ही देखना चाहते हैं, बिकॉज हम एंसेस्ट्री सर्च कर रहे हैं. ठीक है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स देख रहे हैं, तो इन दैट केस वी विल ऑब्वियसली वी विल अलाइन द मल्टीपल सीक्वेंसेस को हम लेंगे और उन्हें क्या करेंगे, अलाइन करेंगे और आपस में और उनके बीच में मैच और मिसमैच ढूंढने की कोशिश करेंगे. ठीक है, लेकिन पेयर वाइज अलाइनमेंट में क्या है, केवल दो सीक्वेंसेस को, मैंने बताया था कि दो या दो से ज्यादा सीक्वेंस जब भी होंगे इट विल बी कैटेगराइज्ड एज द मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट. ठीक है, तो पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट कराने के लिए हमने क्या यूज किया, ब्लास्ट यूज किया और फास्टा यूज किया. ठीक है, फास्टा यूज किया. ठीक है, ठीक है, अब एक बात और. ठीक है, कि ये जो ब्लास्ट बेसिकली है ये वर्जन है, एक वर्जन है किसका, फास्टा का ही वर्जन है. ठीक है, फास्टा थोड़ा सा स्लो है मेथड, ब्लास्ट थोड़ा सा फास्ट है. ठीक है, ठीक है, ब्लास्ट में डॉट मैट्रिक्स मेथड चलता है और यहाँ पर जो फास्टा में डॉट मैट्रिक्स मेथड होता है, उसके बाद ऑप्टिमल अलाइनमेंट गैप क्रिएट करके एंड ऑल सब कुछ चलता है. तो गैप थोड़ा, ब्लास्ट थोड़ा फास्ट, थोड़ा सा फास्टा थोड़ा सा स्लो हो जाता है. ठीक है, ब्लास्ट थोड़ा सा फास्ट है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड विंडो होती है हमारी और जो सीक्वेंसेस है यहाँ पर कोई नाटक नहीं है इसका डॉट मैट्रिक्स क्रिएट करने का एंड ऑल, ऐसा कुछ भी यहाँ पे ब्लास्ट में नहीं होता है. ठीक है, तो ब्लास्ट इज अ वर्जन ऑफ फास्टा बट दिस इज थोड़ा सा फास्ट है ये फास्टा से. ठीक है, उसका नाम फास्टा है लेकिन वो है बहुत, लेकिन है स्लो. ठीक है, तो मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट भी समझ गए कि मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट क्या है, कि दो सीक्वेंसेस से ज्यादा सीक्वेंस को एक साथ अलाइन कराना इज कॉल्ड एज मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट. इनके कौन से टूल्स हैं जो बेसिकली हमें याद रखने हैं, क्लस्टर डब्ल्यू पहला टूल आता है मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट करने के लिए, जैसे वहां फास्टा और ब्लास्ट है, यहां पर क्या है क्लस्टर डब्ल्यू और दूसरा क्या है पाइल अप. पाइल अप पहला आता है क्लस्टर डब्ल्यू और दूसरा आता है पाइल अप. These are the tools which are used for the multiple sequence alignments. ठीक है, the blast and fast are only and only used for the, yeah, Pragya, very good evening. So blast and fast are only used for the pairwise alignment, while the cluster W and the pile up are used for the multiple sequence alignment. Cluster W and pile up मैं आपको explain नहीं करूंगा because कभी नहीं पूछे गए हैं आज तक, कभी पूछे भी नहीं जाएंगे आई थिंक मेरे हिसाब से. जो मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट में इंपॉर्टेंट बात है वो है क्या, शैनन एंट्रोपी इंडेक्स. ठीक है, अब हम समझते हैं कि शैनन एंट्रोपी और इंडेक्स जो है वो बेसिकली किस तरीके से हम लोग फाइंड करते हैं. तो पहली बात तो ये कि शैनन एंट्रोपी इंडेक्स का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए. तो डायरेक्टली एज इट इज फॉर्मूला सब लोग याद कर लो, सब लोग फॉर्मूला याद कर लो. शैनन्स एंट्रोपी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है कुछ, शैनन एंट्रोपी इक्वल्स टू होता है माइनस समेशन,
थोड़ा छोटा लिखते हैं यार, बड़ा लिख दिया ज्यादा, बन ही नहीं रहा है। शैनन्स एंट्रोपी, एंट्रोपी का जो फॉर्मूला होता है बहुत सिंपल है, याद रख सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। समेशन माइनस ऑफ समेशन ऑफ ए जी सी टी, ये हमारे क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है, जिनके लिए हम लोग शैनन एंट्रोपी कैलकुलेट करेंगे। P log 2 इंटू P, ठीक है, P log 2 P, ठीक है, P log 2 log बेस पे 2 है इंटू P है, ठीक है। यहाँ पे P क्या है, हमारी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस है, ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ, मैं अभी बता रहा हूँ कि शैनन एंट्रोपी में कहाँ से क्वेश्चन आता है, मैं अभी जस्ट बता रहा हूँ, डोंट वरी। जैसे हमारा ये हमारा क्या है, यहाँ पे ध्यान रखना, ये लॉग बेस 10 नहीं है, ये लॉग बेस 10 होता है ना कैलकुलेटर में, ये लॉग बेस नहीं, लॉग बेस 10 नहीं है, ये लॉग बेस 2 है, ठीक है, ये लॉग बेस 2 है यहाँ पर, इंटू पी है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, शैनन एंट्रोपी का फॉर्मूला है। सभी लोगों ने लिखा, सभी लोगों ने लिखा, सभी लोगों ने लिखा, बोलो हाँ या ना, लिखा कि नहीं लिखा, अरे लिखे कि नहीं लिखे, अरे भाई बताओ, लिखा कि नहीं लिखा, ओके ठीक है, लिख लिया, ओके। नाउ अब देखना, शैनन एंट्रोपी का क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, जरा देखना, जरा देखना और समझना। ये हमारे पास क्वेश्चन है शैनन एंट्रोपी का, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, कंसीडर द फॉलोइंग मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट ऑफ 4 डीएनए सीक्वेंसेस, ठीक है, 4 डीएनए सीक्वेंसेस दे रखे हैं और हमें हमसे क्या पूछ रखा है, शैनन एंट्रोपी पूछी गई है कि बताओ क्या होगी, ठीक है। तो क्या करेंगे देखना जरा, ये हमारे पास क्या है, ये डीएनए सीक्वेंसेस हैं, आप क्या करो, कॉलम्स क्रिएट कर लो, ठीक है, फर्स्टली ऐसे कॉलम क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये क्या बन गए, 4 कॉलम बन गए, 1 2 3 और 4, 4 कॉलम बन गए हमारे पास, ठीक। अब हम अकरेंस देखेंगे, पर्टिकुलर एक एक बेस पेयर का अकरेंस देखेंगे इन पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट कॉलम की बात करें, फर्स्ट कॉलम की बात करें, LUMN, ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम की बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए विल बी इक्वल टू, क्या होगी बताओ भाई, कोई बता सकता है मुझे, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए यहां पर क्या होगी, बताओ भाई, कोई बता सकता है मुझे कि यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए क्या होगी, 1 होगी, बिल्कुल सही। कैसे होगी, कितने हैं, 4 हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस आउट ऑफ 4 में से सारे ही क्या है, ए क्या है, सारे ही क्या है, आउट ऑफ 4 में से क्या है, सारे ही क्या है, ए है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करें, इसका हम शैनन एंट्रोपी निकाल लें, कैसे निकाल लें, हमने शैनन एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या पढ़ा, P log 2P, ठीक है। तो P log 2P कैसे निकल के आएगा, यहाँ पर कैसे निकालेंगे जरा देखना, लिखेंगे हम यहाँ पे 1 log 2 इंटू 1, ठीक है। अब इस log 2 को कैसे सॉल्व करें, ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई यार, कि log 2 को कैसे सॉल्व करें, हाँ ठीक है। तो log 2 को कैसे सॉल्व करेंगे जरा समझना, इस log 2 को कैसे सॉल्व करेंगे, आप अगर कैलकुलेटर यूज कर रहे हो तो आप क्या करोगे, log बेस 10 1, log 1 की वैल्यू निकाल लो और उसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो किसमें, log 2 से, log 1 की वैल्यू डिवाइडेड बाय log 2, जैसे ही आप करोगे यू विल गेट द आंसर फॉर द log बेस 2 इंटू 1 का आंसर आप बहुत आसानी से क्रिएट कर लोगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, आप log 1 डिवाइडेड बाय log 2 कर दो, देखोगे ये वैल्यू 0 निकल के आती है। जरा करके देखो, सभी लोग करके देखो, जरा करके देखो, क्या करो, log 1 की वैल्यू क्या होगी, log 1 की वैल्यू क्या होगी बताओ भाई, अरे क्या होती है log 1 की वैल्यू बे, बताओ भाई, बताओ बताओ बताओ, सब लोग बताओ, log 1 की वैल्यू क्या होगी, 0 आएगा ना, हाँ log 1 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ऑब्वियसली log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये सारा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए, तो हमने शैनन एंट्रोपी ए के लिए कैलकुलेट करी फॉर द फर्स्ट कॉलम, तो ये क्या निकल के आया, 0 निकल के आया, ठीक है। एम आई क्लियर टू ऑल, एम आई क्लियर टू ऑल, बोलो भाई,
सही है, समझ में आ रही है ना बात? हाँ, 0, ठीक है, ओके, एम आई क्लियर ना? आगे बढ़े, आगे बताऊं अब, ठीक, ध्यान से देखना आप। तो ये तो हो गई हमारी किसकी, पहले कॉलम की बात, ठीक है। अब हम लोग क्या करें, ठीक है, इसको एज इट इज लिख लेना यहां पर कि अगर जिसको log 2a की 2a की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे, log बेस, पहले log बेस 10a लेट से कुछ हो, और उसके बाद उसको log 2 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास log बेस 2a की वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगी, ठीक है। ओके, नाउ कम ऑन, अब लेट से कि हम लोग अगली हम बात करें नेक्स्ट कॉलम की, तो हम सेकेंड कॉलम की अगर बात करें, तो अगर कॉलम नंबर सेकंड की बात करें तो हम देख सकते हैं यहां पर कौन से न्यूक्लियोटाइड हैं, G है और C है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ C निकाल लो और प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ G निकाल दो, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, तो आउट ऑफ फोर प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ C क्या है, 2/4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ G भी क्या है, 2/4, ठीक है। तो यहां से वैल्यू जो निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, 0.5 आ जाएगी, इसके लिए भी और इसके लिए भी कितनी आ जाएगी, 0.5 आ जाएगी। नाउ जैसे ही हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ सी और जी निकल के आ गया, अब हम क्या करें, अब हम इसके लिए शैनन एंट्रोपी की वैल्यू निकाल लें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ सी log 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ सी प्लस, क्योंकि समेशन का साइन था हमारे शैनन एंट्रोपी को फॉर्मूले में, तो हम वही निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ जी log 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ जी, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो, जरा देखो, यहां पे लिख सकते हैं 0.5 log बेस 2 0.5 प्लस यहां पे लिख सकते हैं 0.5 log बेस 2 इंटू 0.5। अब जिन्हें थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट करनी हो, फास्ट भी कर सकते हो, कैसे कर सकते हो जरा देखना, इसको निकाल सकते हो कैसे, 0.5 और 0.5 दोनों के ऐड करोगे क्या बनेगा, 1 बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। और log बेस 2a और log बेस 2a को हमने क्या कर लिया, कॉमन निकाल लिया इस पर्टिकुलर में से, तो हम कुछ जरा देख ले, तो दिखा देते हैं भाई, वरना लोग परेशान हो जाते हैं, ठीक है, कि कैसे लिख दिया, ठीक है। तो हमने 0.5 प्लस 0.5 लिख दिया, और हमने कॉमन किसको निकाल दिया, log बेस 2.5 को हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, ठीक। तो आप चाहो तो आप इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, अगर आप कैलकुलेटर का यूज ना कर पा रहे हो या नहीं समझ में आ रहा है कैलकुलेटर से करना, तो आप इसको बहुत सिंपली भी कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, यहां पर जो ये तो हो गया, ये वैल्यू तो हो गई, क्या हो गई, 1 हो गई, ठीक है। इसको कैसे कैलकुलेट करें, log 2a लिखा हुआ है, log 2.0.5 लिखा हुआ है, हम इसको क्या करें, हम इसको 0.5 को मल्टीप्लाई कर दें किससे, 10 से, और डिवाइड कर दें 10 से, ठीक है। तो सेम ही वैल्यू रहती है, कोई डिफरेंस नहीं है। ये क्या आया, 5/10 आया, और ये क्या निकल के आ गई, 1/2 निकल के आ गया, ठीक है। अब हम क्या करें, अब इस 1/2 को, इस 0.5 को हम यहां से 1/2 से क्या कर दें, चेंज कर दें, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर -1 भी लिख सकते हैं, 1/2 को 2 की पावर -1 लिख दिया, तो हम लिख सकते हैं क्या, log 2 की पावर 2 की पावर -1 लिख सकते हैं, ठीक है। और log की इक्वेशन या log का फॉर्मूला होता है कि log बेस यहां पर a दे रखा है और यहां पर a की पावर n है, तो कुछ लिखा जा सकता है ऐसे कि ये पावर क्या होती है, आगे चली जाती है, ये हो जाता है n, और log a बेस a इंटू a जो हो जाता है, इसकी वैल्यू 1 आ जाती है, तो ये हमेशा क्या होगा, n ही निकल के आएगा, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहां से ये पावर क्या आ जाएगी, आगे आ जाएगी -1, और log बेस 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यहां से वैल्यू क्या निकल के आएगी, -1 निकल के आएगी। तो इस पर्टिकुलर टर्म की वैल्यू क्या निकल के आई, -1, तो 1 इंटू -1 विल बी -1, ठीक है। तो हमारे पास शैनन एंट्रोपी की वैल्यू जरा देखना, पहले कॉलम के लिए क्या निकल के आई, पहले कॉलम के लिए क्या निकल के आई, तो पहले कॉलम के लिए क्या निकल के आई, इस कॉलम के लिए क्या निकल के आई, 0,
इसके लिए क्या निकल के आई -1, ठीक है। ऐसे ही फिर हम लोग क्या करते हैं, थर्ड कॉलम को भी ऐसे ही सेपरेट करके क्या करेंगे, थर्ड कॉलम की अगर बात करें, थर्ड कॉलम की भी अगर बात करें तो इसमें भी क्या करेंगे, अकरेंस ऑफ टी और सी दो दे रखे हैं, तो अकरेंस ऑफ टी, पी और टी और पी ऑफ सी, अकरेंस अगर निकालेंगे तो ये आता है क्या, टी क्या है हमारा 3/4 और सी हमारा क्या है 1/4, ठीक है। तो कुछ ये वैल्यू निकल के आती है, तो ये निकल के आएगी कितनी 0.75 और ये कितनी 0.25। अब मेथड फिर से वही सेम, क्या करेंगे हम निकालेंगे 0.75 log base 2 into 0.75 plus 0.25 log base 2 0.25, ठीक है। तो जब आप इस पूरे वैल्यू को, इसको अगर जब कैलकुलेट करोगे तो आपके पास वैल्यू निकल के जो कुछ आएगी, इसकी वैल्यू निकल के आएगी -0.31, ठीक है। ये निकल के आएगी -0.31 और ये निकल के आएगा +-0.5, ठीक है। सभी लोग कैलकुलेट करना, मैंने कैलकुलेट करने का मेथड आप सभी लोगों को बता दिया है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी -0.81 निकल के आएगा ये, ठीक है। तो ये थर्ड कॉलम की एंट्रोपी निकल आई, ठीक है। और ऐसे ही क्या करेंगे, अब फोर्थ कॉलम के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो सभी लोग कैलकुलेट कर लेना, क्या करेंगे। अब फोर्थ कॉलम की अगर बात करें तो फोर्थ कॉलम की अगर बात करें, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आता है, कॉम्प्लेक्स है भाई थोड़ा सा, लेकिन प्रैक्टिस करोगे ना तो बहुत आसान हो जाएगा। फोर्थ वाले में क्या दे रखा है, ए जी सी और टी तीनों ही दे रखे हैं, तो सबकी क्या करो प्रोबेबिलिटी निकाल लो, ठीक है। सबकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो ए भी क्या है, आउट ऑफ 4 में से ए क्या है 1 है, तो ये भी 1/4 आएगा, ये भी 1/4 निकल के आएगा, ये भी 1/4 निकल के आएगा और ये भी 1/4 निकल के आएगा। यानी कि सारी वैल्यूज क्या निकल के आएंगी, 0.25 निकल के आएंगी, ठीक है। और 0.25 सारी निकल के आ जाएंगी, तो इन दैट केस व्हाट वी विल डू कि अब हम शैनन एंट्रोपी में वैल्यूज पुट करेंगे और हमारे पास फोर्थ कॉलम के लिए जो वैल्यूज निकल के आएंगी वो कुछ आएगी 0.25 log base 2 0.25 plus 0.25 log base 2 0.25 plus 0.25, बिकॉज सारी वैल्यूज ही क्या थी 1/4 थी, तो सेम वैल्यू निकल के आएगी 0.25 प्लस log, सॉरी लिखेंगे 0.25 log base 2 0.25, ठीक है। तो चारों के लिए हमने कैलकुलेट कर ली, बहुत सिंपली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे 0.25 0.25 0.25 0.25 मिलके क्या बनाएंगे 1 बनाएंगे, ठीक है। हाँ कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है भाई, ये तो पूरा 1 हो गया। और 0.25 क्या होता है, log 0. अरे बहुत आसानी से सिंपली कैलकुलेट कर लो ऐसे, 0.25 प्लस 0.25 प्लस 0.25 प्लस 0.25 को हमने क्या कर लिया, ब्रैकेट में ले लिया और कॉमन क्या ले लिया सब में से, log base 2 0.25। बहुत सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो, ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पूरा 1 हो जाएगा, ठीक है। और 0.25 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सेम ऐसे निकाल सकते हो, कैसे log 0.25 दे रखा है, बेस 2 में है, तो क्या करो 0.25 को मल्टीप्लाई कर दो किससे 100 से और डिवाइड कर दो किससे 100 से, तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 0 कट जाएंगे, हट जाएंगे, 25 1/4 आ जाएगा, यानी कि 1/2 की पावर 2 आ जाएगा, या हम इसको 1/4 को 1/2 की पावर 2 लिख सकते हैं या 2 की पावर -2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हो, log 2 की पावर -2, और यहां से आंसर जो निकल के आएगा, हमने बोला कि इसको हम क्या ले लेते हैं, आगे ले लेंगे, और ये log 2 और log 2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो -2 इंटू 1 इंटू -2, तो ये पूरी वैल्यू क्या निकल के आई -2 निकल के आ गई, ठीक है।
अब क्या करो, अब क्या करना है, सारे कॉलम की हमें शैनन एंट्रोपी पता चल गई, ठीक है। सारे कॉलम की एंट्रोपी मैं शैनन एंट्रोपी में बता देता हूं। पहले की हमने 0 निकाली थी, दूसरे की -1 निकाली थी, तीसरे की हमने निकाली थी -0.8181, और इसकी क्या निकाली हमने अभी भी -2 निकाली। क्या करो, सभी को क्या कर लो, ऐड कर लो, ऐड कर लो, ऐड कर लो, ऐड कर लो। कैसे का ऐड करोगे, क्या था हमारे पास शैनन एंट्रोपी का फॉर्मूला, शैनन एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या था, माइनस ऑफ समेशन ऑफ ए जी सी एंड टी इज इक्वल टू पी लॉग 2 इंटू पी। ये हमारे पास फॉर्मूला था, तो ये हम ऑलरेडी सभी का कैलकुलेट कर चुके हैं, तो डायरेक्टली बस ऐड करना है सारे कॉलम्स की शैनन एंट्रोपी को। तो हमारे पास फॉर्मूला है माइनस ऑफ, हम लिख सकते हैं, ये तो 0 हो गया, इसको तो हटा ही दो, कोई मतलब ही नहीं, माइनस ऑफ 2.0 प्लस माइनस ऑफ 0.81, ठीक है, माइनस ऑफ 0.81 प्लस -1, ठीक है। सब क्या है, सभी क्या है, माइनस ही माइनस में है, ठीक है। तो सब सारे माइनस में है, सभी को ऐड कर दो, और ये जो भी माइनस साइन आएगा यहाँ पर वो क्या निकल के आएगा, आई थिंक माइनस ऑफ 3.81 निकल के आएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो आंसर विल बी प्लस 3.81 विल बी द आंसर, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे शैनन एंट्रोपी। बोलो भाई, आया समझ में सभी लोगों को, एम आई क्लियर टू ऑल, बोलियो भाई, हाँ या ना, कुछ तो बोलो, अरे बोलो 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 भाई, आ गया समझ में, कर ले जाओगे। इस तरीके से शैनन एंट्रोपी करेंगे सॉल्व, ठीक है। बोलो भाई, आया समझ में, हाँ हाँ हाँ, सिंपली याद भी रख सकते हो जैसा मन करे, क्योंकि आपको बेसिस तो वही है ना, 4 ही बेसिस तो हैं, ए टी जी और सी, उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते ना बहुत ज्यादा, तो इसलिए आप याद कर सकते हो, ठीक है, ठीक है, ओके। एम आई क्लियर ना, सभी लोगों को शैनन एंट्रोपी समझ में आ गई कैसे निकालेंगे, कोई मुझसे पूछ रहा था लास्ट लेक्चर में कि शैनन एंट्रोपी कैसे कैलकुलेट करें, तो ठीक है ना, शैनन एंट्रोपी समझ में आ गई। तो एक होमवर्क लेके जाना घर पे और सॉल्व करके लाना शैनन एंट्रोपी, कल पूछेंगे आंसर बताना सभी लोग, ठीक है। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं अपनी तरफ से, सभी लोग इसका शैनन एंट्रोपी कैलकुलेट करके लाना। हमारे पास सीक्वेंस है सी सी टी और सी, सी सी टी और सी, टी जी टी सी, और यहां पर है जी 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 और जी, और इसके लिए आएगा, फिर आया जी सी, तो शैनन एंट्रोपी कैलकुलेट कराना, ठीक है, शैनन एंट्रोपी इसकी क्या होगी, ठीक है सभी लोग, ठीक है, ओके। तो सभी लोग कैलकुलेट करके लेके आ जाना, ठीक है, ओके। एम आई क्लियर ना, ठीक है भाई, एम आई क्लियर ना, एम आई क्लियर, समझ में आ गई सभी लोगों को बात, अरे बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना, क्लियर ना सभी लोगों को, ठीक है भाई, ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। सो दिस वाज इट फॉर योर मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट एज वेल एज द फास्टर एंड द ब्लास्टर। थैंक यू सो मच। कल हम लोग मिलेंगे, मॉलिक्यूलर फाइलोजेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, फाइलोजेनेटिक ट्री के बारे में पढ़ेंगे, रूटेड ट्री अनरूटेड ट्री के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और फाइलोजेनेटिक एनालिसिस करने के मेथड्स क्या क्या है, ठीक है। तो हम लोग कल इस बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी, ठीक है। अगर ठीक है, कल मिलते हैं सेम टाइम पे 8 बजे, ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर ऑल, गुड नाइट, बाय।